डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 एग्जाम। मैं हिचक रहा था इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन है उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए जाने जाते हैं। चलिए, यदि आप सोच रहे होंगे सर क्या कह रहे हैं, तो आप पहुंच चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल पे, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज को शेयर करने का, सोशल साइंस खास करके पॉलिटिकल साइंस, और वो भी एग्जामिनेशन पर्पज से। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं एमपी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टेस्ट हुई थी पॉलिटिकल साइंस डोमेन में, उसके पार्ट 1 को। इसमें 150 क्वेश्चन है, जो कि ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो उसको एक में करने पे तो 3 घंटे का वीडियो बनता है, इसलिए पार्ट 1 में 75 क्वेश्चन, पार्ट 2 में नेक्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और ये यूजफुल होगा सभी एग्जाम के लिए जहां पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव वे में पूछे जाते हैं। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको जानना चाहिए, आपका अधिकार है और मेरा कर्तव्य है। यदि आप वेट कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2026 के फाउंडेशन बैच में बेसिकली जो है क्लासेस होंगे, जो एक ट्रेडिशनल ऑफ कोर्स ऑनलाइन होंगे, लेकिन उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे और आपको प्रिपेयर किया जाएगा जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आगे होगी उसके लिए। इसकी टेंटेटिव डेट जो अगस्त सितंबर में कभी अनाउंस होगी, आप देखते रहिए जो मैसेजेस में देता हूं। और यूजीसी नेट की जो दिसंबर साइकिल, जिसके लिए काफ़ी क्वेरी आ रही है, वो भी अगस्त सितंबर में कभी हम लोग शुरू करेंगे। बी रेडी फॉर दैट। तब तक जो है आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ये मैं कह रहा था कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑफ कोर्स किंडल वर्जन में है। अब तक मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं किंडल वर्जन को एस कर लिए होंगे, वो ऑनलाइन के। तो आप लोग बहुत मास्टर हो, आप लोग यंग हो, लेकिन मोबाइल पे मत पढ़ना, टैब या सस्ते लैपटॉप पे पढ़ने की कोशिश करना, यदि आप महंगा नहीं ले सकते हो तो। ये बुक्स जो हैं, तब तक आप तैयारी कीजिए। आप सीयूईटी पीजी एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, तो आपके लिए एक बेहतरीन वंडरफुल रिसोर्स जो है सीयूईटी पीजी 2026 प्रेप स्टार्ट गाइड है। प्रेप स्टार्ट गाइड, ये ट्रू मायने में एक प्रेप स्टार्ट गाइड है, जिसमें कि वो सब कुछ है जो कि 2026 एग्जाम के लिए आपको जानना चाहिए। एग्जाम का स्ट्रक्चर, उसकी सिलेबस, उसके पैटर्न, 5 साल के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल, 3 साल में जो यूनिवर्सिटीज में जो डिफरेंट कट ऑफ गए, जो इधर उधर आप पूछते रहते हो, वो वहां पे दी गई है। और उसके बाद 500 से ज्यादा जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए सीयूईटी पीजी में, उसकी ऐसी एनालिसिस जो कहीं आपको नहीं मिलेगी, और इतनी इंफॉर्मेशन जो कहीं नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, केवल उन क्वेश्चन को भी यदि आप देख लोगे ना, तो आप सीयूईटी पीजी के अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो फैक्ट कितनी बार ही रिपीट हो गए हैं सिलेबस में। तो ये बुक को आप नॉमिनल कॉस्ट पे ले सकते हो। यूजीसी नेट यदि आप, और यदि आप सीयूटी पीजी दे रहे हो, तो इस गाइड को तो लिए बगैर आपको सीयूटी पीजी देना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सर क्या ये गाइड को आप रिवाइज करेंगे? इसकी जरूरत नहीं है। मैं जितना रिवाइज करूंगा उतना ही गाइड बल्कि होता जाएगा। अभी इसमें बहुत सुंदर सुंदर फैक्ट है। क्यों आप चाहते हो कि मैं और अधिक फैक्ट दूं और आपके दिमाग को बोझिल करूं? क्योंकि और अधिक फैक्ट ही तो देंगे, सिलेबस तो चेंज हुई नहीं है। तो चलिए, आप सीयूटी पीजी गाइड जो अभी जिस फॉर्म में है, जो पिछले साल रिवाइज हुई है, उसको आप यूज कीजिए। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, तो ये बुक के बगैर आप बिल्कुल अधूरे हैं। यूजीसी नेट एग्जाम गाइड और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस तो आपको हर एग्जाम के लिए, चाहे सीयूटी पीजी दो, चाहे यूजीसी नेट या कोई भी, आपके लिए मदर बुक के जैसा आप लोगों ने इसको बनाया। इसकी जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, सीधा आप क्लिक करके आप जाके खरीद सकते हो। यहाँ पे डियर स्टूडेंट याद रखना एक बात को, कि आप यदि इस बुक को खरीदते हैं, तो ये सवाल आपके जहन में आएगा कि मैं उसको पढूं कैसे। उसके लिए किंडल जो ऐप है, जो फ्रीली अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें जो लॉगिन आप करेंगे वो वही यूजर आईडी और पासवर्ड से कीजिए जिससे आपने अमेजन में बुक खरीदा है। दोनों अलग अलग होने पे आपको नहीं दिखेगा। वहाँ लाइब्रेरी लिंक होता है किंडल ऐप में, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी बुक दिखेगी, जो भी आप बुक खरीदते हैं, और बहुत सारे फ्री बुक भी आपको दिखेंगे वहाँ। उसको डबल क्लिक कीजिए और पढ़िए, और देखिए वंडरफुल दुनिया जो किंडल की है उसमें आप चले जाएंगे। आइए अब क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन का दौर करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं हर पेपर में करता हूं, जो जनरल ऑब्जर्वेशन है इस पेपर की पार्ट 1, पार्ट 2 में भी वही फितरत है। ये पेपर इन्होंने एज यूजुअल, एमपी सेट का मैं कई बार कर चुका हूं, इन्होंने टफ बनाने की कोशिश की है। मैं कोशिश इसलिए कह रहा हूं कि सेटर ने बहुत मेहनत नहीं किया है। जैसा अभी डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के और सीपीजी में आपने देखा होगा, जो वो मेहनत करते हैं, या हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी वाले पेपर में जो मेहनत करते हैं, वो मेहनत यहाँ पे नहीं है। इन्होंने ऐसे टफ बनाया है कि कोई भी ऑर्बिट लाइन दे दिया है, ये किसने कहा है, ये किसने कहा है, ये किसने कहा है,
ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बेकार क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये इस ना तो आपका इससे कोई ज्ञान बढ़ता है, ना कुछ कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, कोई नॉलेज नहीं है, केवल बहुत ही मेयर फैक्ट है। ये इसी टाइप की बात है कि ये इवेंट किस ईस्वी में हुआ था, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों क्वेश्चन एक ही है। उस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन देके इन्होंने किया। इसके अलावा इन्होंने कुछ आर्बिट जो कॉन्सेप्ट होते हैं, आर्बिट कॉन्सेप्ट, फाइनर के जो कॉन्सेप्ट हैं कि किस टाइप की इमोशंस है और किस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो बहुत आर्बिट जो फैक्ट होते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट से आर्बिट फैक्ट, वैसा पूछ के इन्होंने इसको टफ बनाने की कोशिश की। ओवरऑल मैं कहूंगा कि कुछ ही क्वेश्चन इसमें सेटर अच्छा बना पाया है, बाकी केवल इनका इरादा है कि ऐसा टफ बना दे कि बहुत सारे बच्चे फिल्टर्ड आउट हो जाए। इसके अलावा जो एमपी के बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, बहुत सारे अंदर घुस घुस करके, वो तो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो आगे के एग्जाम के लिए, दूसरे एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, वो आप खोज करके बना सकते हैं। बट सम ऑफ द क्वेश्चंस आर गुड, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। चलिए शुरुआत करते हैं, मतलब विद दिस डिस्क्लेमर वी स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैच करना है लिस्ट वन में। महान सत्याग्रह है, द सिंथेसिस ऑफ योगा, अभिनव भारत, फादर ऑफ नेशन। ये काफी आसान है, आप सबको कर सकते हैं। महान सत्याग्रह जो है अंबेडकर जी ने किया था। मुझे लगता है महान सत्याग्रह किसी टैंक को लेके था, वाटर को लेकर के था, दलितों को उसमें इजाजत नहीं थी, तो उसको पीने के लिए महान सत्याग्रह था, मुझे ऐसा लगता है, चेक कर लीजिएगा। दैट वाज वन ऑफ द अर्लियर सत्याग्रह जो अंबेडकर जी ने पब्लिकली किया था। सिंथेसिस ऑफ योगा जो है औरबिंदो की बुक है, औरबिंदो। अभिनव भारत जो है, जिसको मित्र मेला भी पहले कहा जाता था, अभी यूजीसी नेट ने हम लोग को ये फैक्ट बताया कि इसको अभिनव भारत जो सावरकर जी और उनके ब्रदर ने इसको खोला था, ओपन किया था, उसका पुराना नाम या पहला नाम जो है मित्र मेला था। फादर ऑफ द नेशन वी ऑल नो। आप मैच कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 1 का 3 से। यस, इसी से क्रैक हो जाता है, इसलिए काफी आसान है, इजी क्वेश्चन। Which medieval political thinker defined law as an ordinance of reason for the common good? अब यहाँ ये थोड़ा टफ बनाने की कोशिश करते हैं, टफ है भी, लेकिन यहाँ पे ये क्लू देते हैं मेडिएवल पॉलिटिकल थिंकर। आपको पता होना चाहिए सेंट अगस्टाइन जो है ये क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थिंकर हैं, करीब 400 आप कह सकते हैं 450 एडी सब में, तो ये मेडिएवल तो हुए नहीं, तो इसको आप हटा सकते हैं। सिसरो भी जो है रोमन थिंकर थे, तो ये भी आप इनको काफी पहले, मतलब ये सब एक कंटेम्प्रेरी कर सकते हैं। सिसरो का भी टाइम आप देख लीजिएगा, रोम भी जो है कुछ एडी में, 300-400 एडी में। इन दोनों को यदि आप केवल टाइमलाइन जानते हैं तो आप 50-50 गेम खेलते हैं। और फिर आपके पास बचता है थॉमस एक्विनास और मार्शल ऑफ पाडुआ। मार्शलिस ऑफ पाडुआ जो है ये जाने जाते हैं मेडिएवल सेकुलरिज्म के लिए। सेकुलरिज्म ये उस समय का, मतलब समझिए मेडिवल पीरियड में सेकुलरिज्म की कोई बात करे कि चर्च और जो टेम्पोरल सत्ता है अलग होनी चाहिए, तो उस टाइप की बात करते थे। तो ये नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बेसिकली जो है ये कहने वाले जो हैं ये थॉमस एक्विनास है। थॉमस एक्विनास मेडिवल पीरियड के हैं, 1200-1300 में इनका पीरियड है। ये जो है जाने जाते हैं बहुत सारे थॉट्स के लिए। एक तो इन्होंने जो है थियोलॉजी के थ्रू पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस ऑन धर्म। और इसके अलावा इन्होंने 5 प्रूफ ऑफ गॉड के होने का, कि गॉड है, भगवान है, इसका 5 प्रूफ भी इन्होंने दिया था। ये जस्ट लॉ के लिए भी जाने जाते हैं। लॉ कितने टाइप की होती है, डिवाइन लॉ, पॉजिटिव लॉ और इटर्नल लॉ, इस टाइप की बातें भी करने वाले हैं। तो यदि थोड़ा बहुत आपको पता है कि लॉ के बारे में इन्होंने बात की है, तो इन्होंने एक फेमस लाइन कहा था, एंड लॉ क्या है, इट इज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन फॉर कॉमन गुड। सबके भले के लिए जो एक ऑर्डिनेंस है, मतलब एक फतवा है, कह लीजिए ऑर्डिनेंस है, फॉर कॉमन गुड, मेड बाय हिम हु हैज केयर ऑफ द कम्युनिटी एंड प्रोमलगेटेड। और वो जो ऑर्डिनेंस है, वो जो ऑर्डर है, कहिए वो जो डिक्टेट है या डिक्री है, वो जो है इसके लिए है कि सबका भला हो, और वो किसके द्वारा लाया जाता है,
जो सभी का भला चाहता है, सभी कम्युनिटी का भला चाहता है, मतलब वो किंग होगा या कोई रूलर होगा, सो वही लॉ है। ये बात उन्होंने एक अपने बहुत फेमस बुक सुम्मा थियोलॉजिका में कहा। इस बुक को जरूर याद कर लीजिए, सुम्मा थियोलॉजिका, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये किसने लिखा है, और ये थॉमस एक्विना ने पूछा है। इसके अलावा सेंट अगस्टाइन की जो बुक है सिटी ऑफ गॉड वर्सेस सिटी ऑफ मैन कह लीजिए, ये भी पूछा जाता है। और मार्शलस ऑफ पदुआ जो है वो मेडिवल सेकुलरिज्म के बहुत बड़े थिंकर हैं, ये भी पूछा जाता है। सीसरो की भी बुक देख लीजिए, ये भी काफी पूछा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, द चर्च वॉज कंसिडर्ड सुपीरियर टू स्टेट इन द मेडिएवल टाइम ड्यू टू इट्स कैपेबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्स ऑफ मैन। अब यहाँ आके ये जो क्वेश्चन है वोकेबलरी का क्वेश्चन बन जाता है और कॉमन सेंस का। यदि आप ये जानते हैं कि आप देखिए, चर्च जो है वो गॉड से रिलेटेड है, मतलब मंदिर, टेम्पल, तो वो जो है टेम्पोरल नीड तो हुआ, दुनिया, जो दुनियादारी होती है वो जो हम लोग डे टू डे करते हैं। नेचुरल एंड तो चलिए ठीक है, स्पेशियल मतलब स्पेस से रिलेटेड, ये नहीं है। सुपर नेचुरल एंड मतलब कि हम क्या हो जाएगा, डेथ के बाद क्या होगा, स्वर्ग नर्क, इन सब की जो, जिसको हम बोलते हैं ना, अपना परलोक सुधार रहे हैं, तो सुपर नेचुरल एंड की बात जो है चर्च आपको जो है सिक्योर करता है। एक समय में तो जो यूरोप के चर्च कहते थे कि इतने पैसे जमा कर दो तो आपका स्वर्ग में स्थान हम सुरक्षित कर देंगे, लाइक दैट। इंडिया में भी पंडित लोग कहते हैं कि इतना खर्च कर दो तो आपका सब पाप मिटाने के लिए यज्ञ कर देंगे और आप पुण्य के भागी बनोगे, आपका परलोक सुधर जाएगा। सो दैट सिक्योरिंग सुपर नेचुरल एंड। The work of which of the following theorists are considered to have helped in the revival of the political theory? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मतलब कुछ जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं जिससे आप नॉलेज ले सकते हो और एग्जाम के लिए। आपको पता है कि हुआ क्या था कि 1950s में जब बिहेवियरल रिवॉल्यूशन आया था पॉलिटिकल साइंस में और सभी सोशल साइंस में, तो उसमें ये हुआ कि डिक्लाइन हो गया नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, जो फिलोसॉफिकल थॉट पे आधारित था, जो ये फंडामेंटल क्वेश्चन को एग्जामिन करता था कि जस्टिस क्या है, राइट्स क्या है, इक्वलिटी क्या है, समाज कैसा होना चाहिए, स्टेट कैसा होना चाहिए, ये सब पे जो विचार करता था वो सब का पतन होने लगा। अब ये होने लगा कि सब फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन लाओ, क्वांटिफाई करो और देखो कि जो जैसा हो रहा है, पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है उसको अध्ययन करो, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये मत बोलो कि क्या होना चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो क्षय हुआ या डिक्लाइन हुआ, उसके जो मेन जनक थे वो डेविड ईस्टन थे, अल्फ्रेड कोबेन थे। इनका तो कोई खास ना तो कोई रोल नहीं था। तो यहाँ पूछा जा रहा है किसने उसको रिवाइव, फिर 10-20 साल के बाद फिर से वो रिवाइव हुआ, किसने उसको रिवाइव करने की कोशिश की। और उसमें एक वन ऑफ द थिंकर जो थे एरिक वॉगलिन के साथ, वो लियो स्ट्रॉस थे। तो लियो स्ट्रॉस जो है वो उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसके तो ये जो है एक ऐसे थिंकर थे जो कि ये जो वैल्यू लोडेड जो थॉट थे पॉलिटिकल थ्योरी में, उसको वो प्रमोट करते थे, उसको वो डिस्कस करते थे। सो लियो स्ट्रॉस इज वन ऑफ द थिंकर जिन्होंने हेल्प किया पॉलिटिकल थ्योरी को रिवाइव करने में। अल्फ्रेड कोबन ने एक बुक लिखा था द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या कारण है, क्या फैक्टर्स हैं जिसके चलते कि नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन की है। इस बुक का जिस्ट आपको पढ़ना चाहिए। सीबी मैकफर्सन जो है आपको पता है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के लिए जाने जाते हैं। डेविड ईस्टन जो कि बिहेवियरलिज्म के एक तरह से इंटेलेक्चुअल फादर हैं, पोस्ट बिहेवियरलिज्म के भी, और वो सिस्टम थ्योरी को लाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा डेविड ईस्टन ने यह भी कहा था कि जो 4 मेन फैक्टर हैं जिसके चलते कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ है, जिसमें कि हिस्टोरिसिज्म है, हाइपर फैक्चुअलाइजेशन है, मोरल रिलेटिविज्म है और फ्रैगमेंटेशन है। ये सबको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट ही वाज अ की फिगर हु एक्सप्लेन्ड व्हाई नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी इज डिक्लाइनिंग। बाद में उन्होंने उसको रिवाइव करने में भी हेल्प किया था पोस्ट बिहेवियरलिज्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पब्लिकेशन इज कंसिडर्ड एज बिहेवियरलिज्म्स मैनिफेस्टो। मतलब कि जो बिहेवियरलिस्ट के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक कहा जा सकता है। जैसा मैंने आपको कहा
कि डेविड ईस्टन जो है वो बिहेवियरलिज्म के इंटेलेक्चुअल फादर माने जाते हैं, और उनकी जो बुक है द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसकी ईयर भी याद रखिए, आपको टाइमलाइन में हेल्प होगा कई बुक के साथ मैच करने में। तो इसको आप कह सकते हैं कि इसमें इन्होंने बिहेवियरलिज्म के जो फीचर्स होते हैं कि साइंटिफिसिज्म है, क्वांटिफिकेशन है, रिलायबिलिटी है, फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, वैल्यू है, वैल्यू फैक्ट सेपरेशन ऑफ कोर्स, इस टाइप की बातें इन्होंने की थी। मतलब 8 फीचर्स जो बिहेवियरलिज्म की होती है वो इन्होंने इसमें बताया था। इसके अलावा यहाँ पे जो इस अगस्ट कॉम्टे देखते हैं तो ये पॉजिटिविज्म के एक तरह से जो फादर माने जाते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव फिलोसफी, पॉजिटिविज्म मतलब जो जैसा है उसको वैसा एक्सप्लेन करना, पॉजिटिविज्म। देन एरिक वोगलिन, जिनके बारे में मैं कह रहा था कि ये वन ऑफ द थिंकर हैं जिन्होंने लियो स्ट्रॉस के साथ पॉलिटिकल थ्योरी को रिवाइव करने में योगदान दिया। उनकी जो बुक है द न्यू साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, इसको भी याद कर लीजिए। एंड लियो स्ट्रॉस की एक जो बुक है द इपीलॉग, क्यों ना इसको भी एक बार देख लीजिए, लेकिन सही आंसर है बी। अब यहाँ पे आइए 6 नंबर पे, हु ऑफ द फॉलोइंग अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम विच अलाउज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। ऐसे कई यहाँ पे क्वेश्चन हैं जो कि वेग है, जो जिसका आंसर ये या वो हो सकता है। वो पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं इसमें से, लेकिन इसमें जो 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 दिखता है, मतलब जो ज़्यादा मैंने नेट पे इसको रिसर्च करने की कोशिश की, कई जगह जेएस मिल भी इंटरनेट बताता है, लेकिन जो ज़्यादा मुझे लगा, क्योंकि इस बुक में द साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स में जॉर्ज कैटलिन ने जो है इस टाइप की बात कई बार कही है कि डेमोक्रेसी जो है वो इंडिविजुअल के पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, वैसे इसी तरह की बात जेएस मिल ने भी कहा, कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। और टीएच ग्रीन तो उस टाइप से नहीं कहते हैं, लेकिन मिल और कैटलिन में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इसका सही आंसर मुझे लगता है जॉर्ज कैटलिन है, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। जॉर्ज कैटलिन की ये सही हो ना हो, लेकिन ये बुक जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे एक बात और देखिए कि इस क्वेश्चन से आपको क्या फायदा होने वाला है कि ये किसने कहा है, क्योंकि ये तो आगे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ इसके थ्रू यदि आप कुछ नॉलेज लेते हैं तो वो आगे आपको हेल्प करेगा। जैसे कि चार्ल्स मैरियम जो है वो बिहेवियरलिज्म लाने वाले वन ऑफ द थिंकर्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, जिन्होंने न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स लिखा था 1925 में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीएच ग्रीन जो है इंग्लैंड के मोरल आइडियलिस्ट थिंकर रहे हैं, जिन्होंने स्टेट को एक मोरल काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन माना, जो आपको अधिकार इसलिए नहीं देती है कि आप आराम से रहें बिना किसी के डिस्टर्ब किए हुए, मतलब निगेटिव लिबर्टी नहीं, बल्कि अधिकार आपको, राइट्स इसलिए मिलते हैं कि आप अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके और वो काम करें जो वर्थ डूइंग है। इस तरह की पॉजिटिव लिबरलिज्म, पॉजिटिव लिबर्टी के तरफ का इनका थॉट है। जेएस मिल के बारे में तो क्या कहा जाए, वी ऑल नो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिबर्टी लिमिटिंग प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू जेएस मिल। ये बहुत ही आसान है, मतलब आप इस वर्ड पे मत जाइए, लिबर्टी लिमिटिंग प्रिंसिपल। वी ऑल नो कि इनका जो हार्म प्रिंसिपल है वही लिबर्टी को लिमिट करता है। मतलब कि लिबर्टी किसी की, मतलब वो लिबर्टी जिसको आप निगेटिव लिबर्टी कहते हैं, वहां तक आपको अलाउ किया जाएगा जहां तक वो किसी को हार्म ना करता हो, किसी को क्षति नहीं पहुंचाता हो, किसी के जान माल की क्षति नहीं पहुंचाता हो। हार्म प्रिंसिपल, हार्म टू अदर्स। Who was the chief architect of the second 5-year plan which led to rapid industrialization of India? ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है जो हम सबको जानना चाहिए, मैंने कई बार बताया भी है। पीसी महालनोबिस ये चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर थे उस समय में। नेहरू जी ने इनको पिक किया था सेकेंड 5-year प्लान को बनाने के लिए, एंड ही इज नोन फॉर द बिग बैंग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आप देखते हो, बड़े बड़े जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो आए वो उनके ही थॉट के बेसिस पे था। पीसी महालनोबिस द आर्किटेक्ट ऑफ सेकेंड 5-year प्लान। तो क्यों ना इसी बहाने जो है आर्किटेक्ट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान, ये भी एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने फोकस किया था एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे। तो वो थिंकर थे के एन राज। तो के एन राज जो है आर्किटेक्ट ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान थे। और इस टाइप का फोकसिंग फिर बाद में किसी प्लान में नहीं दिखा कि जैसे कि फर्स्ट 5-year प्लान एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे फोकस था, सेकंड 5-year प्लान वाज फोकस्ड ऑन बिग
एंड हैवी इंडस्ट्री, वैसा फोकस बाद के में बहुत मिक्स हो गया। Whose theory of justice propounds the difference principle? तो डिफरेंस प्रिंसिपल इतना फेमस है, फिर भी ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि अच्छा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाने चाहिए। वी ऑल नो जॉन रॉल, लेकिन डिफरेंस प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा और जानिए। बेसिकली एक लाइन में जो कि बहुत फेमस लाइन बन गया है उनका, वन ऑफ द थ्योरी ऑफ जस्टिस के प्रिंसिपल है कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज आर टू बी अरेंज्ड सो दैट दे आर टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज मेंबर ऑफ द सोसाइटी। मतलब कहने का है कि यदि प्राइमरी सोशल गुड, इनकम, वेल्थ यदि बांटे जा रहे हैं, तो यदि आप उसको अनइक्वल बांटते हैं, तो अनइक्वल बांटना तो सही नहीं है, लेकिन तब सही है यदि आप जो गरीब गुरुआ हैं, मार्जिनलाइज हैं, उनको थोड़ा ज्यादा देते हैं। दैट इज डिफरेंस प्रिंसिपल। और ये जो है सब्सटैंटिव इक्वलिटी का प्रिंसिपल भी है, ये सोशल जस्टिस का भी प्रिंसिपल है, ये एफर्मेटिव एक्शन का भी प्रिंसिपल है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रिंसिपल है। कि जब हम परिवार में भी होता है कि 4 बच्चे हैं, यदि जो कमजोर है उसको हम थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल है, इसी पे जो है सोशल जस्टिस का पूरा कॉन्सेप्ट जो है निहित है, डिफरेंस प्रिंसिपल, जॉन रॉल। Which of the following statements are correct about political culture? अब देखिए यहाँ पे जो है पॉलिटिकल, अब चूंकि एक ही स्टेटमेंट आपको निकालना है जो नहीं सही है, तो ये उतना मुश्किल नहीं रह जाता है। जैसे यहाँ देखिए, पॉलिटिकल कल्चर इज नॉट रिलेटेड टू वैल्यू। इनफैक्ट ये वैल्यू, बिलीफ, एटीट्यूड, इसी पे तो बेस्ड है ना, कि हम पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, इसी को तो कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर, कि हम क्या सोचते। जैसे यहाँ पे है, इट इज ए पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। तो यदि आप इसको जैसे ही निगेट करते हैं, टू को एलिमिनेट करते हैं, तो आपको आंसर मिल जाता है, क्योंकि उसके बाद सब में 3 सही है, इसका मतलब एक ही निगेट होगा। तो 2 को हटाइएगा तो 1, 3, 4 बाकी पढ़ लीजिए आप। देखिए यहां 2 स्टेटमेंट है। गैब्रियल अल्मंड कॉइन्ड द टर्म पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पहला तो है कि जो पहला टर्म है कि ये सही इसलिए नहीं है कि इन्होंने क्वाइन नहीं किया था, इन्होंने उसको काफी यूज किया था, लेकिन ऐसा माना जाता है इंटरनेट की यदि आप देखें और रिसोर्सेज की, तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन टर्म जो है वो हर्बर्ट हाइमन ने क्वाइन किया था। ये एक अलग से आप क्वेश्चन के तौर पे भी इसको याद कर सकते हैं, कहीं आगे पूछा जा सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। Second statement है, the Alman and Powell Jr. defined political socialization as the process by which political culture are maintained and changed. ये बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, जैसे कि आप कैसे पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके बारे में अवेयर होते हैं, आप में पॉलिटिकल कल्चर कैसे इम्बाइब होता है, कैसे आपको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है, कैसे अपोज करना है, कैसे थिंक करना है, ये आपको कौन सोशलाइज करता है, कौन बताता है कि पॉलिटिक्स क्या है। परिवार में पहले माता पिता थोड़े बताते हैं कम, फिर स्कूल में थोड़ा ज़्यादा, कॉलेज में बहुत ज़्यादा, आपके जो पीयर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, वो सबसे ज़्यादा, मीडिया आपको बहुत ज़्यादा बताती है, पॉलिटिकल लीडर भी आपको बताते हैं, एंड दिस ऑल, बहुत सारे नॉवेल, पिक्चर, बहुत सारे फिल्म से भी आप सोशलाइज होते हैं, पॉलिटिकल फिल्म बनती है। ऑल सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 12 नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू फाइनर, एस ई फाइनर, क्योंकि दूसरे भी फाइनर है, उनका नाम हरमन फाइनर है, तो यहाँ एस ई फाइनर की बात हो रही है, सैमुअल फाइनर। विच मेंटल एटीट्यूड ऑफ पीपल फॉर्म द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ रूलर इन द 4 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे आके सेटर ने जो है एक अर्बिट फैक्ट, जैसा मैंने कहा ना, वो लेने की कोशिश की है, और ये जो है ये है फियर, फेथ, इमोशन एंड विजडम और इंटरेस्ट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो 10 मिनट चाहिए, लेकिन इन सब के बेसिस पे आप देख सकते हो कि कैसा गवर्नमेंट का फॉर्म होगा। जैसे कि यदि फियर के बेसिस पे आप पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन लेते हो, जैसे थॉमस हॉब्स के टाइम में था, तो वो क्या होगा, एब्सल्यूट, जिसको आप बोलते हो एब्सल्यूट पावर वाले, जो एब्सोल्यूट स्टेट होगी, जिसको आप डेस्पोटिक ऑथोरिटेरियन रेजिम कह सकते हो, फियर के बेसिस पे। यदि फेथ के बेसिस पे आपको
पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन मिलता है, तो इसका मतलब है कि मोनार्की है जहाँ की रूलर का जो डिवाइन राइट है, करिश्मा है, मोरल ऑथोरिटी, उसके बेसिस पे आपको ओबीडियंस मिलता है या पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन मिलती है फेथ के बेसिस पे। यदि इमोशन के बेसिस पे आपको ओबीडियंस मिलती है अपने जनता से, तो इसका मतलब है कि आप कोई आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हो, जैसे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है या फासिस्ट आइडियोलॉजी है, सो टोटलिटेरियन फासिस्ट रेजिम को ये इंडिकेट करता है। यदि विजडम और इंटरेस्ट को लेके चल रहे हो तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी है, जहां सबकी इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको इंटरेस्ट को एग्रीगेट किया जाता है डेमोक्रेसी में वोट के फॉर्म में, उसी बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, सो डेमोक्रेसी। ये बात उन्होंने अपनी बुक द मैन ऑन द हॉर्स बैक द रोल ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स 1962 के बुक में सैमुअल फाइनर ने किया था। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है मैन ऑन हॉर्स बैक की, इसको जरूर याद कर लीजिए, ये फैक्ट भले आप भूल भी जाइए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एल्मन एंड पावेल। एल्मन एंड पावेल ने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी जिसको कभी मत भूलिएगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच 1966 में। तो उन्होंने इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक कहा था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये कई थिंकर उस समय अमेरिका के सोचते थे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट मतलब जो अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कंट्री है उसमें होने के क्या मायने हैं। तो उन सब का एक सोच थी एक ही तरह की, कि इसका मतलब ये होता है कि जो पॉलिटिक्स है वो इक्वलिटी पे आधारित हो, स्टेटस पे नहीं कि जन्म से किसने क्या स्थान लिया है, जैसे कास्ट है एंड क्रीड है, इस पे ना हो करके जो है वो इक्वलिटी पे आधारित हो। इसके अलावा जो है सेकुलराइजेशन हो, मतलब कि पॉलिटिक्स में जो है रिलीजन ना घुसा हुआ हो, ये भी एक डेवलपमेंट का है। इसके अलावा जो अब आप यहाँ पे आकर के इन दोनों में आप कंफ्यूज कर सकते हो, रोल डिफरेंशिएशन होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग, मतलब ये नहीं कि एक ही व्यक्ति हर काम कर रहा हो, जिसको आप सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी और सेपरेशन भी होनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा जो निरूपण है वो जो जो थ्री जो सिंड्रोम बोलते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के, डेवलपमेंटल सिंड्रोम, जो कि लूसियन पाई ने दिया और बाद में जेम्स कोलेमन ने उस पर बुक भी लिखी, जहां उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन, इक्वलिटी एंड कैपेबिलिटी। मतलब कैपेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डिफरेंशिएशन मतलब वही रोल डिफरेंशिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन या स्ट्रक्चर, जहां एक स्ट्रक्चर मतलब एक स्कूल है तो केवल पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो केवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा है। तो 3 और 4 किसमें है, इन दोनों में है, तो ये दोनों में से ही आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है। अब 2 और 1 में आप बेहद कंफ्यूज हो सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम की ऑटोनॉमी होनी चाहिए या सब सिस्टम की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अब इस पे जो है बटा हुआ थॉट है, कहीं भी आप रिसर्च करेंगे तो कई जगह कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम की ऑटोनॉमी उन्होंने कहा था, कई जगह कहते हैं सब सिस्टम ऑटोनॉमी। का मतलब है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, लाइक लीगल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो सब जो है ऑटोनोमस होने चाहिए, ये नहीं कि सब एक दूसरे में घालबिन होना चाहिए। तो आई विल गो विथ 2, 3, 4 पॉलिटिकल सिस्टम ऑटोनॉमी तो होना ही चाहिए, लेकिन बेसिकली जो है जिसको आप कहते हैं कि जो उसके अंदर में इंस्टीट्यूशन है वो अलग सेपरेट और अलग हो जाए, तो लेकिन आप इसको चेक कर लीजिएगा कि 1 है वो होगा या 2। आई एम गोइंग विथ 2, 3, 4। According to Leonard Binder, the concept of political development implies। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि आप इसको एलिमिनेशन बेसिस पे कितना कर सकते हैं। लियोनार्ड बिंडर एक बहुत ही फेमस थिंकर रहे हैं, अगेन जो जिन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे बुक लिखी है, एक बहुत ही फेमस बुक उन्होंने एडिट की थी, उसमें कई कई थिंकर के एसेज हैं। उस बुक का नाम था है क्राइसिस एंड सीक्वेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, 1971 की बुक है लियोनार्ड बिंडर की। तो ये बुक को जरूर याद कर लीजिए और इसमें जो थिंकर ने लिखा है थोड़ा बहुत नेट पे जाके पढ़ लीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको ये सब कुछ नहीं जानना है, क्योंकि आप यहाँ आइए। रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी, कभी जो है कोई थिंकर नहीं बोलेगा यूएसए का कि रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब 4 को आपको एलिमिनेट करना है, 4, 4, 4, और आपको मिल जाता है आंसर 1, 2, 3। तो आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं देना है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए, चेंज ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉम पैरोकियल टू सोसाइटल। पैरोकियल मतलब बहुत नैरो, change from elite political participation to mass political participation, change from status based distribution, status मतलब birth based, जिसको आप एस्क्रिप्टिव कह सकते हैं, टू अचीवमेंट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आपने जो सोशल
लाइफ में जो अचीव किया उसके बेसिस पे आपको कुछ मिलता है, ना कि आपके स्टेटस पे। तो ये सब पॉलिटिकल डेवलपमेंट को दर्शाता है एज पर बिंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म? मैं इसको छोड़ रहा हूं, आप इसको खुद कर लीजिए। ये भी जो है मध्य प्रदेश पे है, मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर ऑफ नक्सल अफेक्टेड एरिया मध्य प्रदेश, आप इसको खुद कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं इन डैश शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर डैश सब्जेक्ट ऑन विच म्यूनिसिपैलिटी हैव बीन गिवन द पावर टू मेक लॉ। तो वी ऑल शुड नो कि 12 शेड्यूल जोड़ा ही गया था म्यूनिसिपैलिटी के पावर के लिए, उसके जुरिस्डिक्शन के लिए। उसमें 18 सब्जेक्ट हैं, तो 12 एंड 18। तो जब यहाँ पे आपने ये देखा तो फिर ये भी देख लीजिए कि द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन there are 29 subjects on which panchayat have been given the power to make rule or regulation. तो 11 29 जो है उसकी पेयर को भी याद कर लीजिए, जैसे कि 12 18 का। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 243G जो है वो पावर, ऑथोरिटी और एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत को एक्सप्लेन करता है। तो आपको जो है ये शेड्यूल 11 को इसके साथ पढ़ना चाहिए, और शेड्यूल 12 को आपको पढ़ना चाहिए आर्टिकल 243W, जो एक्सप्लेन करता है पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी को। इन दोनों आर्टिकल के साथ आपको जो है इन दोनों शेड्यूल को पढ़ना है। अगेन ये एमपी रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये भी मैं छोड़ रहा हूं, ये भी मैं छोड़ रहा हूं। दिस ऑल। अब यहां पे आइए। Morale is the capacity of a group of people to pull together persistently, मतलब लगातार, and consistently, वही लगातार, in pursuit of a common purpose। मतलब morality को कैसे ये देखिए डिफाइन करते हैं। Moral is the capacity of a group of people to pull together persistently। मतलब moral होने का मतलब है कि एक ग्रुप जो है common purpose के लिए, जो सबके लिए भले के लिए है, उसके लिए लगातार लगा रहता है। तो अब ये स्टेटमेंट तो इतना ज़्यादा अरबिट है, नेट पे आपको कहीं मिलेगा, लाइटन ने कहा है, कहीं मिलेगा जॉन ए वेग ने कहा है, लेकिन आई एम गोइंग विथ दिस। इससे क्या फर्क पड़ता है, और इस तरह के क्वेश्चन से आपको आगे कुछ फायदा भी नहीं होता है। जस्ट रीड इट, फॉरगेट इट। यदि आपको रिपीट हो गया तो मुस्कुराइए, होने के चांस 1 in lakh है। 24 देखिए, हु हैज डिफाइंड कम्युनिकेशन एज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग। ये सब क्वेश्चन मैं कहूंगा बेकार क्वेश्चन है, बकवास वर्ड यूज भी नहीं भी करें हम, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होता है। और किसने क्या कहा, ये तो सेटर अपने अपने मेहनत से जी चुराता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इसको कहने वाले भी जो है बहुत ही अकवर्ड है। डाल्टन मैकफारलैंड ने कहा है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे लुथार गुलिक दिखते हैं, तो गुलिक को तो आपको याद करना चाहिए। गुलिक उर्विक को पॉस्ट कॉर्ब के लिए याद करना चाहिए। गुलिक को आप याद कर सकते हैं 4P के लिए भी, जो अभी हाल में ही यूजीसी नेट में पूछा भी गया है। एडी गोरवाला को आपको याद करना चाहिए कि एडी गोरवाला रिपोर्ट बहुत ज़्यादा 1951 में था, वो पूछा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। तो देखिए क्या था एडी गोरवाला रिपोर्ट। ओके, देन 25 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज गिवन द आइडिया ऑफ कंसल्टेटिव लीडरशिप। ये इतना ज़्यादा पूछा गया है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रेंसिस लाइकट, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत सारे थॉट के लिए जाने जाते हैं, लिंकिंग पिन मॉडल के लिए जाने जाते हैं, लाइकट स्केल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 4 टाइप के लीडरशिप की बात की थी, एक्सप्लॉयटेटिव, ऑथोरिटेटिव, बेनिवोलेंट ऑथोरिटेटिव, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव। और ये भी कहा था कि सबसे अच्छा पार्टिसिपेटिव होता है। तो कंसल्टेटिव भी इन्होंने दिया था, रेनेसिस लाइकट। यहाँ चेस्टर बर्नार्ड दिखते हैं, जो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव नाम के बुक के लिए, जोन ऑफ इंडिफरेंस नाम के कॉन्सेप्ट के लिए। अब्राहम मैस्लो दिखते हैं हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के लिए, और डगलस मैग्रेगर देखते हैं थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के लिए, ह्यूमन नीड या ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज नाम के बुक के लिए। अगेन उसी टाइप की, ये किसने कहा है, प्रमोशन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन having a higher grade or a higher minimum salary. A promotion involve increased duties and responsibility for the employee। ये तो बहुत ही जनरल बात है, प्रमोशन का मतलब ही यही होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इसको किसने कहा है, मुझे इतना शक था कि मैं एक दिन बाद फिर भूल जाऊँ, तो मैंने लिख के रख लिया कि ये विलियम टॉर्पे ने कहा है। तो बस आप जान लीजिए
यहाँ पे जो है एल डी वाइट दिखते हैं। एल डी वाइट जो है वो जाने जाते हैं 1926 में, जो उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जो बुक लिखा था, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देख लीजिएगा, जो कि फर्स्ट टेक्स्ट बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। एल डी वाइट इज नोन फॉर दैट। ईएन ग्लैडन की जो बुक है ये हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1972, ये कई जगह पूछा गया है, थोड़ा इनके बारे में भी जान लीजिए। 27 देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। ये मजेदार क्वेश्चन है। यदि आपने थोड़ा, आपका ब्रेन सेल हॉट हो गया है तो आप प्रेसिडेंट पे टिक मार के आ जाएंगे, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, ना कि प्रेसिडेंट। वैसे जो है नोशनल, यदि एग्जीक्यूटिव का हेड जो है, नॉमिनल पावर जिसके पास है, वो तो प्रेसिडेंट है, उन्हीं के नाम पे पूरी सत्ता होती है। लेकिन ऐसा है ना कि वो एक तरह के नॉमिनल हेड हैं। आप उसको बहुत ही स्लैंग में रबर स्टैम्प भी कर सकते हैं, इंग्लैंड के राजा के जैसे हैं, बस उनका वरद हस्त रहता है, लेकिन उनके बिहाफ में सारा डिसीजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, रियल और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको स्टाफ एंड लाइन जो एजेंसी है उसके बीच का फर्क ये बताता है। बेसिकली ये मिलिट्री से लिया गया है। मिलिट्री में देखिए सोल्जर जो है वो लड़ते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर की टीम होती है, उनको फर्स्ट एड होता है, खाना एंड पीना पहुंचाने के लिए, पूरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कैरी करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए भी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी बताने के लिए, स्टडी कराने के लिए, तो ये सब जो है स्टाफ एजेंसीज होते हैं। तो स्टाफ एजेंसी का काम होता है प्लान करना, एडवाइस करना, फैक्ट फाइंड करना, ये सब स्टाफ एजेंसी है। लेकिन गोल को अचीव करना, जो ऑपरेशनल, जो ऑर्गेनाइजेशन का कोर गोल है, वो लाइन एजेंसी का काम है, ना कि स्टाफ एजेंसी का। यही तो लाइन एजेंसी बेसिकली ऑपरेटिव स्टाफ है। जैसे मान लीजिए कोई ब्रेड फैक्ट्री है, पाव रोटी बनाने की, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ पाव रोटी, कई लोग आप मुस्कुरा रहे होंगे, ब्रेड। तो वो जो ब्रेड की जो फैक्ट्री है, उसमें जो वर्कर या जो मैनेजर एक्चुअल में ब्रेड बना रहे हैं, वो जो है, जो जैसे ट्रेन में जो ड्राइवर एंड गार्ड जो है, ये सब बिल्कुल एकदम लाइन स्टाफ है। लेकिन वही जो रेलवे की सेफ्टी देख रहे हैं, उसके सिग्नल की मरम्मत कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन का रख रखाव कर रहे हैं, जो आपको लीगल एडवाइस दे रहे हैं कोई एक्सीडेंट हो जाने पे, जो मेडिकल टीम है, सिक्योरिटी की है, ये सब जो है स्टाफ एजेंसीज हो जाते हैं। कुछ उसमें से सपोर्ट एजेंसी भी होते हैं, लाइक रख रखाव करने वाले, हॉर्टिकल्चर वाले, उसको तो ऑक्सिलरी कहते हैं। सो अचीविंग गोल इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसीज। हु फर्स्ट रियलाइज द नीड फॉर ट्रेनिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन इंडिया। अब अगेन जो है ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन ये उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन चलिए आगे के एग्जाम के लिए शायद थोड़ा सा यूजफुल। तो पब्लिक सर्वेंट को इंडिया में ट्रेनिंग दिया जाए, ये सोचने वाले जो हैं वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड वेलेस्ली जो है ऑफ कोर्स गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग तो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, बाद में वो पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल होने लगे। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था, जहाँ की पब्लिक सर्वेंट्स को जो है, जो उस समय इंडियन सिविल सर्वेंट्स होते थे, अधिकतर अंग्रेज होते थे, उनको इंडियन कल्चर, इंडियन लिटरेचर, इंडियन सभ्यता के बारे में बताया जाता था, जिससे कि वो शासन कर पाए। फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेस्ली। रिक्रूटमेंट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द होल पब्लिक पर्सनल स्ट्रक्चर, मतलब भर्ती, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? अभी भी इतना अरबिट ये सब है, प्रोफेसर स्टाहल ने दिया है। तो जस्ट जानना है तो जान लीजिए, दैट्स ऑल। अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव डू नॉट इंक्लूड। जैसा मैंने कहा कि फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव नाम की उन्होंने बुक लिखी थी 1938 में, ईयर भी याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए, आप क्या उसमें थी उसको छोड़ दीजिए, क्या नहीं हो सकता है वो देखिए, क्योंकि यहाँ नॉट है। अब यहाँ पे आइए, कर्बिंग द ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल फिनोमिना। यदि जैसे ही आप इस बात को समझेंगे, इतना जरूर आपको जानना चाहिए कि चेस्टर बर्नार्ड जो है बिहेवियरलिज्म को काफी प्रेशर देते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, इनफॉर्मल फिनोमेना। देखिए, एक तो ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल सब कुछ होता है, जो रिटर्न होती है, जो नोटिफिकेशन निकलती है, एक फॉर्मल हायरार्की है यहाँ से यहाँ, और एक इनफॉर्मल पूरा पूरा तंत्र होता है।
जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस को ग्रेव वाइन कहते हैं, जो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन से नहीं आती है लेकिन र्यूमर की तरफ फैल जाती है। ये दिल्ली दरबार में भी फैलती है, गवर्नमेंट में भी फैलती है, जो लोग कहते हैं सूत्रों से पता चला है, वो सब इनफॉर्मल होती है। जो इनफॉर्मल बातचीत होती है, लोग टी स्टॉल पे बात करते हैं, लंच के पीरियड में बात करते हैं, ऐसे फ़ोन पे बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। आपने हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में कि जो ग्रुप है उसने अपना ओन ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ओन टारगेट सेट कर लिया, और वो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट से भी ज़्यादा उसको ग्रुप के मेंबर उसको अहमियत देते हैं। तो वो सब इनफॉर्मल फिनोमिना है और चेस्टर बर्नार्ड इसको काफ़ी प्रमोट करते हैं। तो ये हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव का काम है कम्युनिकेशन को मेंटेन करना, फॉर्मुलेट करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, इसको सिक्योर करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और सभी की जो 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 कोऑपरेशन और सर्विस जो है सभी का ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सिक्योर करना। 32 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे आपको हेल्प हो सकता है। इन विच ऑफ द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंडियन प्रेसिडेंट इज मोर और लेस लाइक ए ब्रिटिश किंग। ये बहुत ही छुपा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आगे आपको जो है हेल्प हो सकता है, इसलिए मैंने इसका आंसर भी लिख लिया। राम जयवा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, इसको याद कर लीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो रियल एग्जीक्यूटिव जो है प्राइम मिनिस्टर है, मतलब कि प्रेसिडेंट नहीं है, और वो जैसे इंग्लैंड का जो किंग होता है उस टाइप का एक नोशनल हेड है। उन्होंने डेलिनेट कर दिया इसको। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन एक बहुत ही फैक्चुअल, आसान और अच्छा क्वेश्चन है, जो आगे आपको हेल्प आएगा। देखिए, आर्टिकल 51 लास्ट डीपीएसपी है, इसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटी शुरू हो जाती है, और ये इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन के लिए क्या इंस्टेंस है। ये कहता है कि द स्टेट, मतलब इंडियन स्टेट, शैल इंडेवर टू, कोशिश करेगी, to promote international peace and security, maintain just and honorable relation between nations, foster respect for international law and treaty obligation in the dealing of organized people with one another, and encourage settlement of international dispute by arbitration। मतलब हम ऐसा कमिट करते हैं अपने को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 34 देखिए, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पुट ए सीलिंग ऑफ 15% ऑन द नंबर ऑफ यूनियन मिनिस्टर विच द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। मतलब लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसका करीब 15%, करीब 550 लोग होते हैं, 540-45, तो 15% कितना हो गया, 54, और इसका आधा 27 का लीजिए। सो इट इज 81 से ज़्यादा मिनिस्टर लगभग नहीं हो सकते हैं। ये व्यवस्था आई 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में, सॉरी 2001 था, कब था ये देख लीजिएगा, इसका ईयर कब था, 2001-2 सबके आसपास में आई है, 2003 हो सकता है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाजपेयी जी के टाइम में आई होगी ऑफ कोर्स, और उसके पहले जो है कोई लिमिट नहीं थी, तो सैकड़ों भी हो सकते थे मंत्री, लेकिन ये हुआ कि नहीं, 15% से अधिक नहीं हो सकता है। चूंकि यहाँ पे 87, 89, 93 है, और तीनों जो है आगे पूछे जा सकते हैं। ये तीनों बहुत ही छुपे हुए अमेंडमेंट है जो जनरली हम लोग याद नहीं करते हैं। 87th अमेंडमेंट 2003 में आता है, तो इसका मतलब है कि 91st तो जरूर ही 2003 के बाद आया होगा। सो 87th अमेंडमेंट 2003 जो है वो ये कहता है कि 2001 के सेंसस के बेसिस पे ही डेलिमिटेशन होगा। इसके पहले जो डेलिमिटेशन था वो शायद 1971 के सेंसस के बेसिस पे था, उसको इससे चेंज कर दिया गया और उसको 2001 कर दिया गया। अभी भी यही व्यवस्था है। डेलिमिटेशन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बाउंड्री होती है उसको जो एक कमीशन के द्वारा रीफिक्स किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो अभी फ्रोजन है। एज पर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कह दिया गया है कि जो सेंसस होगी 2026 के बाद, उसके बेसिस पे ही डिलिमिटेशन होगी, उसके पहले नहीं। तो ये भी वाजपेयी जी के टाइम में आया था। तो 87 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 89th देखिए क्या है, इट इस्टेब्लिश द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये आर्टिकल 338A के तहत जो है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब सेटअप की गई है। तो इसी के थ्रू ये भी जान लीजिए कि आर्टिकल 338 जो है वो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट के बारे में है, और 338B जो है नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस है। तीनों जो नेशनल कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 93rd अमेंडमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू जो है
जो अदर बैकवर्ड कास्ट है ओबीसी, उनको रिजर्वेशन दिया गया था 27% का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, सरकारी और प्राइवेट दोनों में। याद रखिएगा, बाद में कुछ केसेज हुए थे इसमें प्राइवेट में, तो परहैप्स अभी नहीं वो इम्प्लीमेंटेड है, चेक कर लीजिएगा, लेकिन सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है। तो आज ए स्टूडेंट आपको जरूर जानना चाहिए 93rd अमेंडमेंट को, और 87, 89 को भी, और 91st को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ कैन नॉट बी चैलेंज इन इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ये आपको सोचने पे मजबूर करता है दो ऑप्शन में से। ये तो चलिए एकदम ठीक है, मतलब कि किस बेसिस पे जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, जो आर्टिकल 13(2) के तहत जो होती है, उसमें से ये है कि इट इज बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर पासिंग इट। तो ये तो चलिए ठीक है, यदि आप कर ही नहीं सकते हो तो एज पर जो प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसके तहत जो है नहीं हो रहा है, तो ये तो ठीक है। इट इज रिपग्नेंट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन्स के तहत, मतलब यदि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को रिपग्नेंट, मतलब कि ये इतना विरुद्ध है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही काट छांट रहा है या उसके अगेंस्ट है, तो ये भी नहीं है। इट इन्फ्रिंजेस ऑन वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसके बेसिस पे तो बेसिकली जो है जुडिशियल रिव्यू होती है, क्योंकि 13(2) वही कहता है कि कोई भी लॉ यदि पास हो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे तो वो इनवैलिड होगा, तो ये भी बेसिस है। तो एक ही बच जाता है, इट इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ऑफ कोर्स यदि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है तो वो लॉ नहीं बननी चाहिए, लेकिन कोर्ट इज नॉट टू डिसाइड कि क्या है नेशनल इंटरेस्ट और नॉट है, मतलब क्योंकि जो सॉवरेन पावर को जो एक्सरसाइज एक्चुअली जो है एग्जीक्यूटिव करते हैं एट दैट मोमेंट गवर्नमेंट करती है। तो यदि कोई लॉ बनी है तो ये माना जा सकता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में ही बनी है, हाँ, लेकिन इन सब के बेसिस पे जरूर उसको जो है जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ना कि एक वेग टर्म डिसाइड करे सुप्रीम कोर्ट कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो लॉ है वो नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं। 36 देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज इज मोस्ट इलोक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ इट्स पार्ट। ये बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। एक जो हमारी एस्पिरेशन थी कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनेंगे, एक ऐसी स्टेट बनेंगे जो सबको सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वलिटी देगा, जस्टिस देगा, औरतों को जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देगा, मैटरनिटी रिलीफ देगा, लेबर को पार्टिसिपेशन देगा मैनेजमेंट में, लिविंग वेजेस देगा, मतलब राइट टू वर्क देगा, पंचायती राज की व्यवस्था होगी, और अच्छी अच्छी जो एस्पिरेशनल थॉट थे वो हमारे कहाँ हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, और कहीं पे इस टाइप के नहीं है। और इसीलिए ये पार्ट जो है रिफ्लेक्ट द मोस्ट इलोक्वेंटली रिफ्लेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस which we want as a nation to be. A Swaraj Constitution was considered by the Congress at which of its session? मैं भी चौंक गया था, ये स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो यहाँ पे चूंकि 1928 का जिक्र आता है, जैसे 28 आता है ना, आपको नेहरू रिपोर्ट का ध्यान आना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट वाज ए काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था जो इंडियन ने अपने लिए बनाया था, अगेंस्ट एट दैट टाइम जो साइमन कमीशन जो बना रहा था उसके अगेंस्ट में। तो नेहरू रिपोर्ट को आप स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो, जिसके चेयरपर्सन मोतीलाल नेहरू थे, याद कीजिएगा, और उसके सेक्रेटरी उस कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बेटे और सेक्रेटरी थे, वो खुद चेयरपर्सन थे, और उन्होंने मिल करके इसमें और कौन थे, शायद तेज बहादुर शपरू एंड अदर्स थे, मेंबर भी याद कीजिएगा। वो फर्स्ट अटेम्प्ट था जहां पे कि इंडियन ने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ बातें उसकी जो है एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर ली गई होगी, क्योंकि नेहरू जी ने ही यहाँ पे भी एक तरीके से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो ड्राफ्ट जो है पुट अप किया था, तो कलकत्ता सेशन में इसको अपनाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन वही किसने कहा है जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पॉलिटिकल कल्चर इज दैट सिस्टम which includes empirical faith, expressive symbols and values that define the circumstances and conditions in which political actions takes place। मतलब एक तरह का आपको एक इन्वायरमेंट देता है, एक सिस्टम देता है जिसके अंदर में पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट होता है, विच कंस्टिट्यूट ऑफ एम्पिरिकल फेथ, जो 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 पीपल मानते हैं कि ये सही है, और जो सिंबल्स होते हैं पॉलिटिक्स के या लाइफ के, एंड वैल्यूज जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं। इस टाइप की बातें आप हाईली कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि लूसियन पाई ने भी ऐसी बातें कही है, बाकी सिडनी बर्वा और अल्मंड पावल ने तो कहा ही है, लेकिन इसका सही आंसर मुझे लगता है कि अल्मंड एंड पावल है, जिन्होंने बुक लिखा था जो दूसरी बार मैं बता रहा हूँ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंटल अप्रोच 1966 में उन्होंने ये बातें कही थी। और उन्होंने
आलमैंड एंड वर्बा ने बाद में जो है सिविक कल्चर ये वाली बुक लिखी थी 1963, इसका पीरियड भी याद रखिए। इस बुक में उन्होंने ये कहा था कि जो 3 टाइप की ओरिएंटेशन डिसाइड करती है कि पॉलिटिकल कल्चर कैसा होगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड इवेल्युएटिव, और उसके बेसिस पे उन्होंने 3 प्योर टाइप ऑफ, ये आइडियल टाइप है, इसके मिक्स करने से आपको रियल बनता है, पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा मेरे गाइड से या कहीं से भी, बहुत जगह मैंने अपने लेक्चर में भी दिया है, बट यू शुड नो ऑल दिस, एलमन एंड पावर। 39 देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इन विच बुक हैज लर्नर, डैनियल लर्नर, मॉडर्नाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रैशनल चेंज। रैशनल चेंज मतलब कि जो रीजन पे आधारित है, जो तर्क पे आधारित है, जो फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन पे आधारित है, ऐसे ही नहीं जो साइंटिफिक बेसिस पे आधारित है। रैशनल का मतलब ये होता है। तो मॉडर्नाइजेशन जो है रैशनलिज्म है, जो वेबर भी कहते हैं। ये उन्होंने जो है किस बुक में कहा था? ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है सेटर ने, और कोई इन्होंने अच्छा क्वेश्चन सेट नहीं किया। ये बहुत आसान कहना है कि ये किस बुक से लिया गया है, ये किसने कहा है, लाइक दैट। सो इन्होंने जिस बुक में ये कहा है वो द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, मॉडर्नाइजिंग द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट के बारे में ये लिख रहे हैं, जो पिछड़ा हुआ उस समय होगा, डैनियल लर्नर। 40. Which one of the following was not a promise of Mahatma Gandhi as part of the Gandhi-Irving Pact? ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल साइंस में पूछते हैं, बट चलिए ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, जिससे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया था, अपना फास्ट भी उन्होंने ब्रेक कर दिया था, और ये भी एग्री कर दिया था कि कांग्रेस जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी। वैसे कांग्रेस ने शायद केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही भाग लिया था, तो सस्पेंड तो कर ही दिया। उसके बाद पार्टिसिपेट नॉट टू प्रेस फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस, इन दोनों में आप हाईली कंफ्यूज कर सकते हैं, ए और डी तो ऑब्वियस है। तो लेकिन जो सही इसका आंसर है कि उन्होंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया कि हम आपके साथ मिल करके अब जो है इंडियन गवर्नमेंट को चलाएंगे, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, ये उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया। लेकिन ये कहा कि ठीक है, जो पुलिस की एक्सेसेस हुई उस पर चलिए इंक्वायरी आप छोड़ दीजिए। कई लोग इससे नाराज भी हुए थे कि गांधी जी ने क्यों ये जो है पैक्ट कर लिया। Which article of the Indian Constitution empowers the Attorney General to take part in proceedings of the Parliament? ये एक बहुत ही अच्छा छिपा हुआ आर्टिकल है जो आप लोग सबको याद होना चाहिए। ये आर्टिकल 88 है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई मिनिस्टर है या अटॉर्नी जनरल है, मिनिस्टर भी आपको पता है कि वो एमपी नहीं भी हो सकते 6 महीने तक। इसका मतलब है जिस समय में कोई मिनिस्टर है, जरूरी नहीं है कि उस समय वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो ही। तो ऐसे में भी पार्लियामेंट्री कमेटी में वो मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो कि एमपी नहीं होते हैं, ये दोनों भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। ये बातें आर्टिकल 88 में कही गई है, याद कर लीजिए। यहाँ पे आर्टिकल 84, 85, 86 सभी पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं। लाइक आर्टिकल 86 मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट की पावर है मैसेजेस भेजने की पार्लियामेंट में। 85 में प्रेसिडेंट की पावर जो है प्रोरोग करने का और डिसॉल्व करने का, लोकसभा को टाइम टू टाइम जो है समन करने का, प्रोरोग करने का और डिसॉल्व करने का जो पावर है उसके बारे में लिखा गया है। 84 देख लीजिएगा कौन सी पावर है, सब पार्लियामेंट से रिलेटेड है। 42. Who of the following holds that India is a unitary state with subsidiary फेडरल फीचर्स rather than a फेडरल स्टेट with subsidiary unitary feature? मतलब कि इंडिया जो है क्वाजाई फेडरल है, मतलब कि आधा अधूरा फेडरल है, बेसिकली यूनिटरी है। तो यहाँ केसी वेयर के देखते ही जो है आपकी आंखें चमकनी चाहिए कि इससे ज्यादा और कोई प्रोबेबल आंसर नहीं होगा। यदि आपको ठीक से पता नहीं भी है तो, और सही में इसका आंसर केसी वेयर ही है। केसी वेयर जो है एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर थे, जिन्होंने एक बुक लिखा था द फेडरल गवर्नमेंट। उसमें इंडिया को उन्होंने क्लासिफाई कर दिया था एज ए क्वाजाई फेडरल। क्वाजाई फेडरल का मतलब है कि एक आधा अधूरा फेडरल स्टेट, ए यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर, ऐसा उन्होंने कह दिया था केसी वेयर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि हु डेजिग्नेटेड इंडिया एज क्वाजाई फेडरल। एलोकेशन ऑफ वर्क टू ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्राइम मिनिस्टर छोड़कर और कौन करेगा? देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज होता क्या है पहले समझिए। एक तो सबसे बड़े जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैब, जो कि कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेते हैं। उसके नीचे जो छोटे मंत्री होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। लेकिन स्टेट मिनिस्टर ऑफ, इसको एमओएस कह लीजिए। एमओएस दो टाइप के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, मतलब उसके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है,
और एक जो है जो उसके ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के जैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि उनका कोई बॉस नहीं है, तो वो जो है कैबिनेट की मीटिंग में भी भाग लेते हैं। तो वैसे एमओएस के चार्ज का कि उसको कौन वर्क दिया जाएगा ये सीधा प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, जबकि ऐसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसके ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनका क्या वर्क होगा ये कैबिनेट मिनिस्टर डिसाइड करता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं है, केवल प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे कि उनका काम क्या होगा। In which of the following judgment the Supreme Court held that the Parliament has no power to amend the provisions of fundamental right? ये बहुत फेमस केस है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब कुछ है, गोलकनाथ केस कह लीजिए इसको। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो एज पर आर्टिकल 13(2) जो है लॉ कहलाएंगे, और यदि वो लॉ फंडामेंटल राइट से इन्फ्रिंज करेगा तो डेफिनेटली नल एंड वाइड हो जाएगा एज पर आर्टिकल 13(2), और इसलिए पार्लियामेंट को इफेक्टिवली कोई अधिकार ही नहीं है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर पाए। बाद में इसको केशवानंदा भारती केस 1973 से इसको बदल दिया गया, ध्यान रखिएगा। उस समय में कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि नो, गोलकनाथ केस को हम पलटते हैं, पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, लेकिन केवल एक ही लिमिटेशन है वो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर को जो है मॉडिफाई नहीं कर सकता है। केशवानंदा भारती केस 1973। मिनर्वा मिल केस 1980 में आता है, 79-80 कह लीजिए, ये भी बहुत फेमस केस है, जिसमें कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में जो फंडामेंटल राइट को थोड़ा दबा दिया गया था, डीपीएसपी को ऊपर कर दिया गया था, उस बैलेंस को रिस्टोर किया गया और ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ना कि एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव हैं। आईआर कोहेलो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो जो प्रोटेक्शन थी आर्टिकल 31(b) के तहत जो भी एक्ट 9th शेड्यूल में रखे जाते हैं उसको प्रोटेक्शन है कि उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, मतलब कोर्ट में उस पर छीछा लेदर नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि एनफ इज एनफ, उसमें कुछ भी आप भरते जा रहे हो तो वो हम प्रोटेक्शन हटा लेते हैं, अब जुडिशियल रिव्यू होगी। आईआर कोएलो केस। 45 देखिए, the clue for describing India as a union despite being a federation is taken from which of the following constitution? जहां भी डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आए कि इंडिया ने किस कंट्री के फेडरलिज्म के मॉडल को फॉलो किया, तो आप कनाडा को देखिए, दैट्स ऑल। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया की तरह ही एक यूनिटरी स्टेट जो कि फेडरल जैसा है उसकी व्यवस्था है। द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए, वर्क ऑफ साइंस की टाइम एंड मोशन स्टडी, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, ये सब उन्होंने किया कि काम को कितना किस तरीके से सबसे अच्छे से किया सकता है। सो अंडरस्टैंड द मोटिवेशन ऑफ वर्कर, मोटिवेशन ऑफ वर्कर, चलिए इस पे तो ये करते हैं। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन, आपको पता है कि उन्होंने अपना जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था उसका एक एम मेंटल रिवॉल्यूशन भी था। डिस्कवर द बेस्ट वे टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क तो था ही। अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर कभी नहीं, इसलिए आप इसको यदि सीधा भी यहाँ पढ़ेंगे ना तो आप एकदम पहुंच जाएंगे। अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, कभी नहीं, उनका कोई इरादा नहीं था ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने का। हाँ, लेकिन लेबर किस बात से मोटिवेट होते हैं, तो उन्होंने ये फील किया कि अधिक पैसे दोगे, वर्किंग कंडीशन अच्छा रखोगे तो लेबर मोटिवेट होंगे, तो उनको खूब पैसे दो, उनको रेस्ट दो, उनकी लाइट और हीट और कोल्ड ये सब की व्यवस्था अच्छे से करो, बैटरी की व्यवस्था करो, एंड लाइक दैट। सो ए बी सी इज राइट बट डी इज नॉट एट ऑल राइट। ये बाद में जो है एल्टन मायो, चेस्टर बर्नार्ड और मैरी पार्कर फॉलेट, इन सब ने जो है वो ह्यूमन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में उस पर जो है शोध शुरू किया, रिसर्च शुरू किया। 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड एज द एनोनिमस एम्पायर। ये तो बुक आपको याद रखना चाहिए, एस.सी. फाइनर का, वही सैमुअल फाइनर जो अभी हम लोगों ने देखा ना, फियर, फेथ और इंटरेस्ट के बेसिस पे जो एक अकवर्ड क्वेश्चन पूछा था, जो मैन ऑन द हॉर्सबैक बुक के ऑथर। तो एस.सी. फाइनर ने एक बुक लिखा था, एनोनिमस एम्पायर, स्टडी ऑफ लॉबी इन ग्रेट ब्रिटेन, 1958 में। तो उन्होंने जो इंटरेस्ट या प्रेशर ग्रुप को एनोनिमस एम्पायर कह दिया था। उसी से एक क्वेश्चन पूछा गया है, किसको आप एनोनिमस एम्पायर। एनोनिमस मतलब ये जो लॉबी और प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, लॉबिस्ट या प्रेशर ग्रुप, ये दिखते नहीं है, मतलब ये छुपे हुए एम्पायर चलाते हैं। इंडिया में यदि आप कहें तो जो बिग बिजनेस हाउसेज जो हैं, जिनके लोग जो सत्ता के गलियारों में घुस करके पॉलिसी बनाते हैं, उसको आप एनोनिमस एम्पायर कह सकते हैं।
Who of the following was the most ardent champion of partyless democracy in India? Of course जयप्रकाश नारायण. यहाँ आके क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है. Which of the following is not a function of the election commission as per the constitution of India? आपको यहाँ पे आर्टिकल 324 का ये 3 फ्रेज याद होना चाहिए. The superintendence, direction and control of the election is vested in election commission. तो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, मैं हमेशा कहता हूँ ये 3 वर्ड को याद रखिए. यदि किसी स्टूडेंट ने इस बात को समझा होगा तो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल है, एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन नहीं है. एडजुडिकेशन मतलब इलेक्शन के डिस्प्यूट पे फैसला करना. ये पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल का काम होता था, अब ये हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में यदि आपको ये शिकायत हो कि ये इलेक्शन में धांधली हुई है तो ये इलेक्शन कमीशन नहीं देखेगा. एक बार इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी हो गई है फिर आपको कोर्ट में जाना होगा. जब तक इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है उससे रिलेटेड कोई यदि आपको शिकायत है तो आपको इलेक्शन कमीशन को देनी होगी. Who among the following has defined public administration as the action part of the government, the means by which the purpose and goals of government are realized? अब ये जो है ये इतना अगेन एक अर्बिट टाइप की क्वेश्चन है जिसका कि सही आंसर लगता है कार्सन एंड हैरिस. अब आप क्या कह सकते हैं. यहाँ पे टेलर दिखते हैं, जो आप नॉलेज ले लीजिए, इससे कोई फायदा नहीं कि ये किसने कहा है क्योंकि आगे नहीं पूछे जा रहा है. साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर वुडरो विल्सन, आपको पता है, एक मोरल आइडियलिस्ट थिंकर, 14 पॉइंट प्रिंसिपल, इल्टन मायो, हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट एंड ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लाने वाले. 51 देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल. स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक बॉस जो है वो डायरेक्टली कितने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर सकता है. S1, S2, S3, S4 कितने को कर सकता है. सो यहाँ लिखा गया है सबसे लंबा सेंटेंस, सबसे सही सेंटेंस, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन पर्सनली डायरेक्ट और कंट्रोल और सुपरवाइज. स्पैन ऑफ, और यहाँ पे देखिए जो उल्टा सीधा लिखा गया, एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. इसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड, यूओसी कहते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड. मतलब एक सबऑर्डिनेट का दुनिया में केवल एक बॉस होना चाहिए, 2 बॉस नहीं होना चाहिए, B1 B2 नहीं. ये यूनिटी ऑफ कमांड को काटता है. द कंट्रोल ऑफ सुपरविजन ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ओवर द सबऑर्डिनेट, ये तो जनरल है, ये दोनों जनरल स्टेटमेंट है. 52 देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. The Intellectual Crisis in Public Administration is a very important book of Vincent Ostrom. विंसेंट ऑस्ट्रोम जो है ये जाने जाते हैं पब्लिक चॉइस थ्योरी के लिए. व्हाट इज पब्लिक चॉइस थ्योरी? जब पब्लिक में डिसीजन कोई होती है लाइक पब्लिक पॉलिसी, तो कौन डिसीजन लेता है और कैसे वो चॉइस किया जाता है कि ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए. मान लीजिए कि समस्या ये है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए 4 सॉल्यूशन हमारे पास में है. कैसे सरकार डिसाइड करती है कि ये सॉल्यूशन सही है कि चलो किसान सम्मान निधि देते हैं, ना कि उनके लोन को माफ कर देते हैं या कोई और रास्ता अख्तियार करते हैं, पॉलिसी सॉल्यूशन. तो इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है उसके अंदर में क्या खिचड़ी पकती है जिससे ये डिसीजन लिया जाता है, ये पब्लिक चॉइस थ्योरी इसको जानने की कोशिश करता है. रैशनल चॉइस थ्योरी जो इकोनॉमिक्स की है उसके बेसिस पे, आगे इस पे और पढ़ लीजिएगा. और उसकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है बाय विंसेंट ऑस्ट्रोम. विंसेंट ऑस्ट्रोम जो है पब्लिक चॉइस थ्योरी के फादर भी कहे जा सकते हैं. यहाँ आपको हर्बर्ट साइमन दिखते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी के जनक के रूप में, और जॉर्ज एफ गांट अभी जो है इनका क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में, ध्यान रखिएगा. उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखा था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल एंड मेथड 1979. इसको क्यों याद रखना है? क्योंकि हम लोग जनरली एडवर्ड वेडनर को याद रखते हैं एज ए फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जॉर्ज एफ गांट का जो कंट्रीब्यूशन है वो एडवर्ड वेडनर से कम नहीं है, इसलिए इनको भी आप सेकेंड फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे याद कर लीजिए, और इनकी बुक को भी 79 के बुक को. 53 देखिए, द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी आर. यहाँ पे क्वेश्चन ये काफी टफ होता है क्योंकि ये वोकेबलरी और आपके इंग्लिश के नॉलेज को टेस्ट करता है. अब ये कहता है कि बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, और ये वेग भी है, बहुत बहुत वेग है. मतलब जो ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे फीचर हैं जो वेबर ने दिया, तो वो तो है ही कि इम्पर्सनल होता है, रूल बेस्ड होता है, कैरियर ओरिएंटेड होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ये सब तो है, मेरिट के आधार पे होता है. लेकिन यहाँ पे आके कि उसमें से बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, यदि आप कहें कि ब्यूरोक्रेसी कैसे बिहेव करता है तो इसमें आप बहुत कंफ्यूज करेंगे. यहाँ पे आपकी रोल स्पेसिफिसिटी, इम्पर्सनलिटी इज ए बिहेवियर. मतलब कि यहाँ ना कोई कुर्सी को देखता है, जैसे अभी धनखड़ जी चले गए,
तो आप देख रहे होगे कि ब्यूरोक्रेसी बिहेव करता है, आप इसको भी ब्यूरोक्रेटिक ही मान सकते हो कि उनको कोई अब पूछ नहीं रहा है, उनके यहाँ कोई जा नहीं रहा, अब जो उस कुर्सी पर बैठेगा सब उसके यहाँ जाएंगे। तो कुर्सी की पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं होती है। तो इम्पर्सनैलिटी है, रूल ओरिएंटेशन। आप देखोगे ब्यूरोक्रेसी हमेशा बोलेगा भाई हम तो रूल रेगुलेशन जानते हैं, रूल में ये लिखा है, रूल मतलब वो आपको लगेगा कि कैसे मानवीय भावना से कटे हुए हैं, आपकी दर्द को समझ नहीं रहे हैं, रूल 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 बोल रहे हैं। सो आई थिंक इम्पर्सनैलिटी एंड रूल ओरिएंटेशन जो है ब्यूरोक्रेसी के बिहेवियर को दर्शाता है मेरे अनुसार से। फिर भी द की थीम ऑफ मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 3, ये भी क्वेश्चन जो है वेग है, ये सब चैलेंज करने लायक है, क्योंकि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 3 जो है वो 2008 में होती है। उसके बारे में जान लीजिए, उसके जो आर्किटेक्ट थे वो रोजमेरी ओ लेरी थे, जो बहुत सारी जगह पूछा जाता है फैक्चुअल क्वेश्चन। उसमें गुड गवर्नेंस वाज द थीम, और गुड गवर्नेंस में देखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, नेटवर्क एंड कोलैबोरेटिव गवर्नेंस भी है। ये दोनों मिक्स है, और ये बी और सी दोनों सही हो सकता है। इसमें से कुछ पार्ट जो है वो एनपीएम के भी पार्ट हैं, लाइक डिसेंट्रलाइजेशन और नेटवर्क गवर्नमेंट, ये सब एनपीएम के पार्ट हैं जो कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2 से आती है। इसलिए ये क्वेश्चन मेरे अनुसार से तो इनवैलिड है। बी और सी में कुछ भी चुन लीजिए, आप छोड़िए इसको कि इसका क्या सही आंसर है। लेकिन यहाँ आइए, ये जरूर याद रखिए कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 3 जो है गुड गवर्नेंस पे के थीम पे आधारित थे। इसके अलावा ये याद रखिए कि मिनोब्रुक 1 कॉन्फ्रेंस जो है 68 में होती है, 1968, जो कि एनपीए रिवॉल्यूशन को लेके आती है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके चीफ आर्किटेक्ट थे ड्वाइट वॉल्डो और फ्रैंक मैरिनी। इसके अलावा याद रखिए कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2 जो है 1988 में होती है, हर 20 साल पे होती है। उसके चीफ आर्किटेक्ट थे जॉर्ज फेडरिक्सन, और यहाँ पे एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है वो एक नई जो एक सोच है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, नया रिवॉल्यूशन आता है। और मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 3 जैसा मैंने कहा वो गुड गवर्नेंस पे आधारित था, जिसके चीफ आर्किटेक्ट थे रोजमेरी ओ लेरी। ये सब नॉलेज आपको हेल्प करेगा, ये आंसर तो क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द क्लासिकल थ्योरी इज चीफली कंसर्न विद, अब इसमें देखिए कि यहाँ पे आप देखेंगे तो सभी सही है, 3 सही है, इसका मतलब 1 या 0 आपको खत्म करना है। तो क्लासिकल थ्योरी जो था, जैसे कि वेबर, टेलर, गुलिक, फायोल, ये सब जो है क्लासिक या मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने कहा था। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्मल होता है, मतलब जो आपको कहा ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं है, ओपन नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक क्लोज सिस्टम के जैसा है जो अपने इन्वायरमेंट से जो है कटा हुआ है, मतलब इन्वायरमेंट से उसमें जो है एनर्जी फ्लो या इनपुट आउटपुट सिस्टम के जैसा नहीं हो रहा है। और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हो सकता है सेपरेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड लार्जर सोसाइटी, यही तो है कि मतलब ये सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्लोज्ड है, ओपन नहीं है। ओपन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नियो क्लासिकल थ्योरी या सिस्टम अप्रोच में आता है, जहां ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ दिखाया जाता है, इन्वायरमेंट से वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट करता है। तो ओपन को यदि आप काट देंगे, चीफली कंसर्न विद ओपन, तो 2 को यदि आप जैसे ही काटते हैं 2 2 2, तो आपको मिल जाता है 1 3 4, और आपको आंसर मिल जाता है। 56. No superior can effectively supervise directly the work of more than 5 or at least 6 subordinate whose work interlocks. अब यहाँ पे आकर के ये क्वेश्चन और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ खोजेंगे मेरी तरह ग्रैकुनास को, क्योंकि ग्रैकुनास ने ये थ्योरी दिया था स्पैन ऑफ कंट्रोल का, कि एक बॉस जो है इफेक्टिवली कितने सबऑर्डिनेट को हैंडल कर सकता है। ये थ्योरी जो है ग्रैकुनास ने दिया, इसको ग्रैकुनास थ्योरी ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इन्होंने मैथमेटिकल दिया, लेकिन यहाँ ग्रैकुनास है ही नहीं, और यही बात कहा जा रहा है कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को डायरेक्टली जो है हैंडल कर सकता है, उसी तरह की बात यहाँ की जा रही है। लेकिन इसको कहने वाले जो यहाँ आप सोच सकते हैं जो नेट पे मिल रहा है वो है उर्विक, तो ठीक है, फिर तो किसने कहा वाली हो जाती है। 57, लेकिन ये ग्रैकुनास की थ्योरी को जान लीजिए, ग्रैकुनास ने जो स्पैन ऑफ कंट्रोल पे काम किया है उसको जान लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट आगे के लिए है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब ऑथोरिटी एज द सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर, इसको तो आप रट सकते हैं, ये कई एग्जाम में पूछा गया है ये लाइन, कि ऑथोरिटी एज द सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर, ये कहने वाले जेडी मुनी है। अपने बुक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुनी एंड रिले ने लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको रिग्स दिखते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ओपन हो जाता है अपने इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ। मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटाइजेशन या ब्यूरोक्रेसी के थ्योरी के लिए, और यहाँ पे दिखते हैं हेनरी फायोल जो कि फेमस है अपने 14 पॉइंट या 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए, स्केलर चेन के लिए, यूनिटी ऑफ कमांड के लिए।
58 देखिए, hierarchy consists in the universal application of the superior subordinate relation through a number of levels of responsibility. ये तो ठीक है, सब डेफिनेशन है, किसने कहा? आई 100% श्योर कि जो सेटर ने सेट किया है उसको भी आप 2 महीने बाद पूछोगे तो वो भी जवाब नहीं दे पाएगा। ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं आई डोंट नो, ये लिथार्गोलिक जो है ये मिलता है, चलिए ठीक। हु कंसिडर्स ऑर्गेनाइजेशन एज ए कोऑपरेटिव सिस्टम? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को एक कोऑपरेटिव वेंचर जहां पे कि सबके कोऑपरेशन को आप सिक्योर करते हो तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो आता है, ये कहने वाले चेस्टर बर्नार्ड है। ऑर्गेनाइजेशन एज ए कोऑपरेटिव सिस्टम, पहले यहाँ पे देखो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम के तौर पे लेते हैं जहाँ पे कि बहुत सारे जो कंपोनेंट है वो इंटरैक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने इन्वायरमेंट से जुड़ा रहता है, ओपन है, और ये एक कोऑपरेटिव वेंचर है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो है 2 या 2 से अधिक लोगों के जो एफर्ट है उसको कोऑर्डिनेट करता है, कोऑपरेट करता है, जिससे कॉमन गोल अचीव हो पाए। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ए पब्लिक ओन इंटरप्राइज दैट हैज बीन चार्टर्ड अंडर फेडरल, स्टेट और लोकल लॉ फॉर ए पर्टिकुलर बिजनेस और फाइनेंशियल पर्पस। यहां तक आके मैं थक चुका हूं कि किसने कहा किसने कहा, आई डोंट नो इससे क्या नॉलेज मिलती है और क्या आगे आपको फायदा होता है। चलिए, नेट कहता है कि ये जो है बुक को याद रखिए, इससे नॉलेज ये लीजिए, ये नहीं कि इन्होंने क्या कहा, आई डोंट कंसिडर इट एनी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल एकदम कॉमन सेंसिकल है, लेकिन किसने कहा है, ये मार्शल ई डेमॉक ने कहा है, जिनके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं है। इन्होंने जो बुक लिखा है द एग्जीक्यूटिव इन एक्शन 1945, इस बुक को हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ये आपको काम दे सकता है। फेरल हेडी की भी जो बुक है ना, वो उसको भी आपको देखना चाहिए, ये भी थोड़े छुपे हुए थिंकर हैं। एफएम मार्क्स जो हैं, इनके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन इन्होंने जो पैट्रोनेज, गार्जियन, कास्ट, ब्यूरोक्रेसी, मेरिट ब्यूरोक्रेसी का जो 4 डिवीजन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। एल डी वाइट के बारे में बताया। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ड्रिएटिव साइकिल सीक्स टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्ड्रिएटिव साइकिल जो है, ये जिसको के वेव भी कहते हैं, ये एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ना, जहाँ पे कि लॉन्ग टर्म साइकिल ऑफ बूम आता है, 15-20 साल बहुत डेवलपमेंट होता है और फिर बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन आता है, जैसे 2008 में आया या 1999 में आया, उस टाइप के, उसको कॉन्ड्रिएटिव साइकिल कहते हैं। अब ये पता नहीं ये क्यों इतना इनको इम्पोर्टेंट लगा कि इन्होंने पूछा, केवल इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट जवाब ना दे पाए, तो ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं आप। In the West, especially in the Anglo-Saxon tradition of liberalism, the idealist phase of international relation कब शुरू हुआ? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसी टाइम में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्थ जो है अबर्स्थवाइथ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जो है, वहाँ या कॉलेज कह लीजिए, वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन का चेयर इस्टेब्लिश हुआ, और वो फेज था जब मोरल आइडियलिस्ट थ्योरी सर चढ़ के बोलता था, जिसमें कि वुड्रो विल्सन थे, नॉर्मन एंगल थे, जो इस टाइप के जो थिंकर, जो कि इमैनुअल कांत की थ्योरी पे बहुत काम होता था, उसमें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मोरल आइडियलिस्ट थ्योरी आई और उसके बेसिस पे ही जो है लीग ऑफ नेशन बना, लेकिन वो सब ढह गया वर्ल्ड वॉर 2 होने पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वॉर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? तो जो नए टाइप के वॉर में जो है हेजोमेनिक वॉर है। आप हेजोमेनिक वॉर अभी देख सकते हो जो इजराइल कर रहा है, जिस अपने पड़ोसियों के साथ हेजोमेनिक वॉर है, जहाँ पे कि एक पार्टी जो है वो रीजनल हेजोमन बनने के लिए वॉर कर रहा है। टोटल वॉर जो है, आप देखोगे तो टोटल वॉर तो मतलब एक तरह से देखो तो टोटल वॉर अभी कहीं हुई नहीं है। टोटल वॉर में तो सब कुछ झोंक देना, न्यूक्लियर है आपके पास, सब लिमिटेड वॉर होता है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर लिमिटेड वॉर थी, ईरान इसराइल की वॉर भी मतलब न्यूक्लियर नहीं थी तो लिमिटेड वॉर थी। तो लिमिटेड वॉर, टोटल वॉर, लेकिन कंप्रीहेंसिव वॉर करके कुछ ऐसा नहीं होता है, इसको आप हटा सकते हो। Who envisioned about transforming international relations from a jungle of chaotic power politics to a zoo of regulated and peaceful intercourse? ऐसा कहने वाले मुझे लगता है ज़्यादा इसका चांस जो है वो है वुड्रो विल्सन का। अब मैं यहाँ पे मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, मुझे लगता है वैसे कई जगह नॉर्मल एंगल का जिक्र है, कई जगह जो है इमैनुअल कांत का भी जिक्र है, कई जगह रॉबर्ट कोहेन भी लिखा गया है, तो इसका कोई एक जवाब मिलता नहीं है। आई वुड हैव गॉन फॉर वुड्रो विल्सन। लेकिन इससे जो मेन जो किसने कहा वो तो चलिए छोड़िए, लेकिन वुड्रो विल्सन इज नोन फॉर हिज 14 पॉइंट पॉलिटिकल थ्योरी प्रिंसिपल और लीग ऑफ नेशन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। नॉर्मल एंगल अनदर जो है वेरी फेमस मोरल आइडियलिस्ट थिंकर थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, एंड ही इज नोन फॉर हिज बुक द ग्रेट इल्यूजन।
इमैनुअल कांत जो कि बहुत बड़े थिंकर रहे हैं, बहुत पहले इन लोगों से आए थे, लेकिन उनकी परपेचुअल पीस थेसिस मोरल आइडियलिस्ट के लिए मैनिफेस्टो बन जाती है। और कोहेन इज नोन फॉर हिज वर्क आफ्टर हेजोमनी। कोहेन इज ऑल्सो नोन फॉर हिज concept of complex interdependence with Joseph Nye, who is associated with the concept of diplomacy of violence। अब ये भी उतना ही अर्बिट क्वेश्चन है। ये हैं थॉमस स्किलिंग। थॉमस स्किलिंग जो है वो he introduced the concept of diplomacy of violence in an influential 1966 book titled Arms and Influence। तो यहाँ से आप लेके इस क्वेश्चन से ये जाइए कि आर्म्स एंड इन्फ्लुएंस लिखने वाले जो थिंकर थे वो थॉमस स्किलिंग थे 1966 में। ये आप याद रखिए। यहाँ से ये भी याद रखिए कि स्टीफन वॉल्ट जो है एक नियो रियलिस्ट थिंकर हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन में। ये याद रखिए जॉन मेर्सियमर जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिविंग लीजेंड है इंटरनेशनल रिलेशन में, जो ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट कहलाते हैं। और केनेथ वॉल्ट जो है वो फादर ऑफ नियो रियलिज्म कहलाते हैं। 66 देखिए, द रियलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज्यूम दैट। ये आसान है क्योंकि सबसे बड़ा लाइन ये है, तो इसको चलिए भी देखते हैं। पावर एंड इंटरेस्ट आर वेरिएबल इन कंटेंट अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। इसको चलिए यहाँ रख देते हैं। रियलिज्म फेवर्स मोरल प्रिंसिपल, नेवर, काट दीजिए। रियलिज्म इग्नोर्स वॉर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, नेवर, वो वॉर को बहुत सीरियसली लेते हैं। रियलिज्म कंडोन्स, कंडोन मतलब कि वो माफ कर देते हैं या सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन। नो, रियलिज्म को कोई फेथ उस पर नहीं है। तो एक ही बच जाता है कि पावर एंड इंटरेस्ट आर वेरिएबल इन कंटेंट अक्रॉस स्पेस। यहाँ पे डियर स्टूडेंट कंफ्यूज मत कीजिएगा। रियलिज्म में खास करके क्लासिकल रियलिज्म जो मॉर्गेनथाउ की है, उसमें पावर और इंटरेस्ट जो है ये कांस्टेंट फीचर हैं, प्लेकार्ड हैं पॉलिटिक्स के इंटरनेशनल रिलेशन में। पावर और इंटरेस्ट, पावर और इंटरेस्ट का ही इंटरप्ले जो है इंटरनेशनल रिलेशन है। लेकिन ये जो मायने, कनोटेशन और उसके जो 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 क्या ये मीन करता है पावर, और कितने किस पावर को आप यूज करते हैं, इंटरेस्ट का क्या मायने होता है, ये टाइम, परिस्थिति, काल के अनुसार बदलते रहता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि इंडिया एक टाइम में फिलिस्तीन का बहुत समर्थन करता था। इंदिरा गांधी और यासिर अराफात में दोस्ती होती थी। इंडिया ईरान का भी दोस्त माना जाता था। और यदि कोई इजराइल से हम लोग का बहुत झगड़ा ऐसा था, इजराइल को हम लोग एक तरह का बहुत ही खराब स्टेट साउथ अफ्रीका के तौर पे मानते थे जो कि फिलिस्तीनी स्टेट को दबा रहा है। तो हमारा इंटरेस्ट था कि हम इजराइल को विरोध करें हर जगह। अभी हमारा इंटरेस्ट पूरा बदल गया है इंडिया का। इंडिया ऑफ कोर्स हम मोरली हम कह सकते हैं कि फिलिस्तीन के अभी भी हम साथ हैं, लेकिन एक्चुअल में इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमें मदद करता है। अभी भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई में इजराइल ने खुल के हम लोग का एक तरह से साथ दिया, उस टाइम में कोई किसी ने साथ नहीं दिया। तो इसके चलते हमारी इंटरेस्ट अब यह है कि इजराइल को हम सपोर्ट करें उस तरीके का। तो हमारी इंटरेस्ट बदलती रहती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पावर के मायने भी कभी सॉफ्ट पावर, कभी हार्ड पावर, कभी स्ट्रक्चरल पावर, पावर और उसको यूज करने का तरीका भी बदलता है। सो पावर एंड इंटरेस्ट आर वेरिएबल इन कंटेंट अक्रॉस स्पेस एंड टाइम एज पर रियलिज्म। वेरी वेरी गूढ़ बात है, बहुत ही महीन बात है, बहुत कॉन्सेप्चुअल, इसको समझिएगा। द गेम थ्योरी की जो प्रिजनर ऑफ डिलेमा जो एग्जाम्पल होता है, इट हैज बीन यूज टू गेन इनसाइट इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आर्म रेस को जो है को जो है वो एक्सप्लेन करने में। आर्म रेस क्या है कि आपने बनाया न्यूक्लियर तो हमने बना लिया, आपने 10 टैंक बनाया, मैंने 15 टैंक। ये डर के होता है। ये प्रिजनर डिलेमा जो गेम होती है ना, क्योंकि एक स्टेट नहीं जानता कि दूसरा स्टेट क्या गेम खेल रहा है। कहीं मेरे ऊपर अटैक करने के लिए तो वो नहीं कर रहा है, ये सब आर्म्स तो नहीं खरीद रहा है, तो उससे हमको आगे बढ़ने के लिए और आर्म खरीदेंगे। इस तरह का आर्म्स रेस चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। आप कोल्ड वॉर के टाइम में याद कीजिए, रसिया, यूएसएसआर और यूएसए में जो आर्म रेस हुआ था, वो प्रिजनर डिलेमा का एग्जाम्पल है। प्रिजनर डिलेमा क्या होता है? जहां दो चोर पकड़े जाते हैं, यदि दोनों अपना मुंह ना खोले तो कम से कम सजा मिलेगी, लेकिन एक खोल दे तो वो बच जाएगा और दूसरे को बहुत सजा मिलेगी। तो होता क्या है कि दोनों ये सोचते हैं कि कहीं दूसरा मुंह ना खोल दे, और दोनों मुंह खोल देते हैं और दोनों को अच्छी खासी सजा मिलती है। दैट इज प्रिजनर डिलेमा। और इसके चलते आप ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं ले पाते, क्योंकि आपको दूसरे के एक्शन या थॉट पे ट्रस्ट नहीं है। उसके चलते कुछ उठपटांग आप डिसीजन लेते हैं। प्रिजनर डिलेमा ये कहता है, आर्म्स रेस उसी को दर्शाता है। विच ऑफ द, इससे जुड़ा हुआ जो है सिक्योरिटी डिलेमा भी है, आर्म्स रेस से जुड़ा हुआ, उसको पढ़ लीजिएगा जॉन हर्ट्ज का। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ले एम्फेसिस ऑन द मोरलिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? ऑफ कोर्स मोरल आइडियलिस्ट जो अभी हम लोगों ने देखा ना, वुडरो विल्सन एंड नॉर्मन एंगल, ये सब टाइप के जो थिंकर, इमैनुअल कांत एंड ऑल।
हु हैज ऑथर्ड द बुक वॉर एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स? ये है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, किसने लिखा है, लेकिन उतना ही डिफिकल्ट है कौन याद रखता है इस टाइप के बुक को, वॉर एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आई डोंट थिंक मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा, लेकिन एक बार याद कर लीजिए, ये रॉबर्ट गिल्पिन है। और रॉबर्ट गिल्पिन को जो है आप केवल इस बुक के लिए याद मत कीजिए, आप इसलिए भी याद कीजिए कि रॉबर्ट गिल्पिन ने जो है दिया था हेजोमेनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, हेजोमेनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, HST के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट गिल्पिन एक ऑफेंसिव न्यूओ रियलिस्ट आप कह सकते हैं इनको, और इनके बारे में और थोड़ी बहुत जान लीजिए। यहाँ पे जो है हेनरी किसिंगर दिखते हैं। इनकी दो बुक जो है जरूर याद रखिए, एक है वर्ल्ड ऑर्डर 2014 में, और 1994 में डिप्लोमेसी। ये दोनों बुक पूछी जाती है, खास करके वर्ल्ड ऑर्डर मैंने कई जगह देखा है। इसके अलावा EH कार दिखते हैं, जिनकी बुक 20 ईयर क्राइसिस जो है, ये तो इतनी जगह पूछा गया है। ये एक रियलिस्ट थिंकर थे, लेकिन ये बॉर्डर लाइन पे है रियलिज्म और मोरल आइडलिस्ट के बेस के, समझिए कि आप एक तरह से वो बीच में जो है आपको दिखते हैं, लेकिन वो रियलिज्म की तरफ झुके हुए दिखते हैं। यहाँ पे केनेथ वॉल्ज भी दिखते हैं, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में, और इसी बुक को लिखने के तहत इन्होंने नियो रियलिज्म को परिभाषित किया कि क्या है नियो रियलिज्म, और इसी के चलते ये नियो रियलिज्म के फादर भी कहलाए। Finance and administration cannot be divorced. Every administrative act has its financial implication as man and his shadow. मतलब फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, होम मिनिस्ट्री के साथ में। पर्स जिसके पास में है कुंजी वही चलाता है राज। तो ये बात जो है किसने कही है, फिर अगेन किसने कही है, सो डिफिकल्ट, चलो विलक बॉय ने कही है। यहाँ पे जो मैं आपको बताना जो चाहता था, फ्रिज मॉटसन मार्क्स ने जो है, FM मार्क्स ने जो 4 टाइप की ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया है, गार्जियन, पैट्रोनेट, कास्ट, मेरिट, इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने अपने UGC नेट गाइड में भी दिया है। और ये उन्होंने अपनी किताब द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एंड इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी 1956-57 में दिया था। तो FM मार्क्स की जो ये बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। वैसे तो यहाँ LD वाइट दिखते हैं, जो कि आपको कई बार मैं बता चुका हूँ। 71 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी? हम लोगों ने देखा ना, इम्पर्सनलिटी, मेरिट, कैरियर ओरिएंटेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड ऑल। तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए यही नहीं है, लेकिन ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड है। ऑफिशियल्स आर गिवन मैचिंग अथॉरिटी टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसके साथ ही उतनी ही अथॉरिटी भी दी जाती है। ऑफिसेज आर प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक, ऑफकोर्स बहुत जनरल है। तो ऑफिशियल बिजनेस इज कंडक्टेड नीड बेस्ड नहीं, ऑफिशियल बिजनेस इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल रूल, रेगुलेशन एंड एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर। वेग क्वेश्चन। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट फंक्शन ऑफ बजट? तो बजट क्या करता है? प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, उसको मिटिगेट का मतलब उसके असर को कम करता है, मिटिगेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इनकरेज इन्वेस्टमेंट को भी करता है। लेकिन इनकम सिटीजन का बढ़ाना थोड़ी कोई डायरेक्ट हमारा फंक्शन है, बजट से थोड़ी कोई पैसे मिलते हैं सिटीजन को। सो ठीक है, बजट में थोड़ी टैक्स कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बट नॉट डायरेक्ट इनकम कोई सिटीजन को नहीं बढ़ती। According to Max Weber, bureaucracy is an administrative body of appointed official. अब यहाँ देखिए कितना वेग हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी ऑलवेज इलेक्टेड ऑफिसर के ऑफिसर्स के अंदर काम करती है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इलेक्टेड कह लीजिए, ब्यूरोक्रेट कह लीजिए, ब्यूरोक्रेट तो कहना मुश्किल है, लेकिन इलेक्टेड ऑफिशियल्स कह लीजिए, उसके अंडर काम करते हैं। सो दे आर सबऑर्डिनेट टू इलेक्टेड वंस, दे आर सबऑर्डिनेट। ब्यूरोक्रेसी जो है, मिनिस्टर जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को, उसके अंडर काम करती है। यहाँ पे आप चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखिए, चूंकि ब्यूरोक्रेट्स जो है इलेक्टेड मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं, इसलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है मिनिस्टर को होती है, मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर को होती है, पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो पब्लिक को होती है। ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ध्यान दीजिएगा जो मैंने कहा। 74 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? अब यहाँ पे तो चलिए मैं बता ही देता हूँ, ये आपको बहुत नॉलेज देती है ये क्वेश्चन। कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप विक्टर ब्रूम ने दिया है। क्या है कंटिजेंसी थ्योरी, यहाँ पढ़ लीजिएगा। कंटिजेंसी थ्योरी का मतलब ये है कि लीडरशिप का कोई एक यूनिवर्सल स्टाइल नहीं है, ना ही जो है आप एक कोई फिक्स फार्मूला है कि ऐसे लीडरशिप करना चाहिए, परिस्थिति जैसा हो वैसा करना चाहिए, ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो तीनों है पढ़ लीजिए, और इस सब उल्टा सीधा इन्होंने कर दिया है। जैसे लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप जो है, जिसको सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी भी कहते हैं, पॉल हियरसे और केन ब्लैंकार्ड ने दिया है, जो यहाँ गलत है। मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी, इसको पढ़ लीजिएगा नेट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजेदार भी है। ब्लेक एंड मॉर्टन ने दिया है।
और पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप जो है रॉबर्ट हॉस की है। तो ये सबको आपको जानना भी चाहिए और पढ़ भी लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगी उसमें करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ऐसे ही बहुत लंबा हो गया है। अकॉर्डिंग टू 1989 वर्ल्ड बैंक डॉक्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए की डायमेंशन ऑफ द गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस जो है 1992 के एक बुक जो वर्ल्ड बैंक के आती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें जो है सब सहारन जो कंट्री थी अफ्रीका में, उसके गवर्नेंस मॉडल के स्टडी पे आधारित था कि क्या होना चाहिए गुड गवर्नेंस। मैं बार बार कहता हूँ डियर स्टूडेंट कि ये एक तरह का ओरिएंटलिज्म है। मतलब ये कि गुड गवर्नेंस मत सोचिए कि वो अपने लिए कह रहे हैं, वो हमारी तरफ उंगली करके कह रहे हैं कि यू पिछड़े कंट्री के ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नमेंट, समझो कि तुम लोग बैड गवर्नेंस कर रहे हो। वर्ल्ड बैंक बता रहा है गुड गवर्नेंस क्या होता है, समझो जो हम लोग कर रहे हैं जमाने से, अब तुम लोग भी करो। तो उनको उन्होंने उसमें क्या क्या लाया, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट्स होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, इफिशिएंट गवर्नमेंट होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए, ओपन गवर्नमेंट होना चाहिए, गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी, इफिशिएंसी, इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, ये सब है गुड गवर्नेंस का। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया? वी ऑल नो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने की ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया। इसके अलावा वो जो यूनियन पावर कमेटी थी कि यूनियन को क्या पावर रहेगा, उस कमेटी के चेयरपर्सन थे। अंबेडकर जी जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेट को क्या पावर मिलेगा, स्टेट पावर कमेटी, क्या फंडामेंटल राइट होंगे, उससे रिलेटेड जो कमेटी थी, इन सब के चेयरपर्सन थे। कई कमेटी के चेयरपर्सन वल्लभ भाई पटेल भी थे। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। और यदि आप इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है इतने मेल मिल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ डिक्लेयर कर दूँ। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि फाउंडेशन सीयूईटी पीजी का जो बैच है वो ज़्यादा चांस है कि अगस्त सितंबर में स्टार्ट होगा। आप अभी जो है पास्ट ईयर पेपर और लास्ट 5 ईयर बुक और सीयूईटी पीजी गाइड देखें। आप नए एडिशन के लिए वेट मत करें, क्योंकि वो बिल्कुल अप टू डेट है, या अमेजन पे है, और उसको तब तक तैयारी करें। फाउंडेशन बैच के लिए इंतजार करें, 1-2 महीने के बाद ही लॉन्च होगा। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 साइकिल के यदि आप वेट कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो ये भी अगस्त सितंबर में लॉन्च होने की पूरी संभावना है। यदि आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो ये सारे मेथड है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अभी भी स्टूडेंट पूछते हैं सर आपसे मैं कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। दिस इज द वे यू कैन कांटेक्ट। आप यहाँ देख सकते हैं, वेबसाइट है, ईमेल है, टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर है जिसको आप एक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप जा करके आप आसानी से, और सब में चूंकि @PaulScience है तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, POLSC हेल्प। चलिए मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।